बात साफ है में आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिक पल के बारे में। ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में चुना जाना ये केवल एक पॉलिटिकल विन नहीं बल्कि एक नई सोच है, नया दबाव और एक नया चैप्टर है न्यूयॉर्कर्स की आवाम के लिए। आइए जानते हैं उनकी बैकग्राउंड के बारे में, उनकी विजन के बारे में और कैसे न्यूयॉर्क की आवाम इस डिसीजन पर रिएक्ट कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। सबसे पहले उनकी कहानी। ज़ोहरान ममदानी का पार्ट थोड़ा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग है। वो युगांडा में पैदा हुए और फिर न्यूयॉर्क में बड़े हुए। उनके माँ बाप फिल्म मेकर मीरा नायर और एकेडमिक राइटर महमूद ममदानी। उन्होंने उन्हें एक्टिविज्म और ग्लोबल सोच के साथ अपब्रिंगिंग दी है। उन्होंने बोर्डिंग कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज की डिग्री ली और उसके बाद फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर के रूप में काम किया लो इनकम फैमिलीज के साथ। 2020 यानी कि कोविड वाले साल में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने भी गए, क्वींस के 36वें डिस्ट्रिक्ट से। इस तरह से एक आउटसाइडर जैसे लीडर ने अपनी पॉलिटिकल राइज शुरू की ट्रेडिशनल मशीन के बाहर से। यानी कि अक्सर जो नेता या कोई मेयर बनता है, ज़ोहरान ममदानी की सोच और ज़ोहरान ममदानी की अपब्रिंगिंग थोड़ी हटके रही। अगर उनके विजन की बात करें तो आप देखते हैं उनका एजेंडा। उन्होंने जो प्रॉमिसेस दिए थे इलेक्शन से पहले, उनमें कुछ बोल्ड आइडियाज हैं जो पुराने पॉलिटिक्स में कम देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ा मुद्दा जो कि उन्होंने उठाया था अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, यानी कि मेयर वाले पॉलिटिकल कैंपेन में, वो था रेंट फ्रीज। उन्होंने कहा है कि रेंट स्टेबलाइज्ड यूनिट्स के लिए रेंट फ्रीज डेवलप किया जाएगा। फ्री बस सर्विसेज, सिटी बस का फेयर फ्री करने का टारगेट भी है ताकि पब्लिक ट्रांजिट सबके लिए एक्सेसिबल हो। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण उनका एक मुद्दा था। हर बच्चे के लिए स्पेशल कर 6 वीक से 5 साल तक चाइल्ड केयर फैसिलिटी देने का प्रॉमिस। आप सभी दर्शकों को बता दें कि कनाडा, यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका में चाइल्ड केयर बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगला जो वादा था वो था सिटी रन ग्रोसरी स्टोर्स का। फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये एक यूनिक आइडिया है। टैक्स ऑन अमीर वेल्दी लोग, यानी कि जितने भी वहां पे बिजनेसमैन हैं या फिर इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जो अमीर लोग हैं, टैक्स ऑन वेल्दी एंड कॉरपोरेशंस, यानी कि हाई इनकम अर्नर्स और कॉरपोरेशंस पर टैक्स बढ़ाने का प्लान, जिससे फंडिंग आएगी इन प्रोग्राम्स के लिए। पब्लिक सेफ्टी रिफॉर्म, पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात भी हुई, मेंटल हेल्थ कॉल्स की बात हुई, सोशल सर्विस रिस्पॉन्स की बात हुई, अलग डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी बनाने की भी बात करी गई। जैसा मॉडल अगर ये आता है तो ये आज से पहले यूएस में कभी आया नहीं था। इन सभी वादों का मकसद है अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना, लिविंग कॉस्ट घटाना और सिटी को कम मजबूत लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाना। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस इलेक्शन का सिग्निफिकेंस सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि सिंबल का भी है। ममदानी होंगे न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर। वो साउथ एशियन हेरिटेज के पहले मेयर भी होने वाले हैं और अफ्रीकन बॉर्न। उनकी एज भी काफी कम है। उनकी इलेक्शन के समय 34 साल उम्र थी। ये इंडिकेट करता है एक जनरेशनल शिफ्ट जो आज के टाइम में ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर है। ये सब मिलकर एक मेजर मैसेज देती है, न्यूयॉर्क अब बढ़ रहा है। अगर आप बात करें कि न्यूयॉर्क की आवाम अपने नए मेयर को किस रूप में देख रही है, किस जरिए देख रही है और क्या चाहती है उनसे, देखते हैं कि न्यूयॉर्क के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एक्साइटमेंट, होप्स और कुछ कंसर्न्स भी हैं। कई लोगों ने इस विक्ट्री को मैंडेट फॉर चेंज, यानी कि मैंडेट फॉर चेंज के रूप में लिया है। ममदानी ने खुद कहा, आज न्यूयॉर्क यू हैव टू डिलीवर्ड अ मैंडेट फॉर चेंज, यानी कि ग्रास रूट सपोर्टर्स की बात करें, खासकर यंग वोटर्स की, वर्किंग क्लास की, कम्युनिटीज की, जिनका मूड ऊपर नीचे होता रहता है सरकार के एक्शंस को देखकर। वो फाइनली उस आइडिया का सेंस लगा सकते हैं कि हाँ, हमारी एज ग्रुप का कोई बंदा या हमारी एज ग्रुप का कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे को एज अ मेयर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कुछ सेक्शंस में कंसर्न्स भी हैं। उनके लिमिटेड एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस को, उस सभी को लेके एक स्पेक्यूलेशन है, क्या ये कॉम्प्लेक्स सिटी मशीनरी चलाने लायक हैं? ऐसे बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया है। डाउट्स हैं लोगों को, लोग शहर छोड़ने की बात कर रहे हैं। 80 से 90 लाख की पॉपुलेशन का शहर है न्यूयॉर्क। उसमें से लगभग 9 से 10% यानी कि 7 से 8 लाख लोग
ये चाह रहे हैं कि हम जैसे ही ममदानी यानी कि जनवरी 2026 से मेयर की कुर्सी संभालेंगे तो हम शहर छोड़ देंगे। अगर हम रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटीज की बात करें तो उनके मिक्स रिएक्शन है। कुछ ज्यूविश कम्युनिटीज में उनके फॉरेन पॉलिसी स्टैंसेस, जैसे कि गाजा या फिर इजराइल की अगर बात करें, तो उन पॉलिसीज की वजह से कॉशन है, मतलब लोगों में थोड़ा ठहराव है कि देखते हैं क्या होगा। ओवरऑल अगर बात करें, उनका विन यानी कि उनका जो इलेक्शन वो जीते हैं, एक ऑप्टिमिज्म का सिग्नल है। लोग देख रहे हैं कि सिटी का स्ट्रक्चर ज्यादा इंक्लूसिव हो सके, लेकिन साथ ही चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। इन सभी का सेंस लगाना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ी फ्यूचर लुकिंग की बात करते हैं। अब बात करेंगे बात साफे में कि ममदानी के आने के बाद, उनकी ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क कैसा हो जाएगा। जोरान ममदानी के विन के बाद सिटी में क्या बदल सकता है और उनके इंपैक्ट कैसे देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, उनके गोल्स और प्रोमिसेस इलेक्शन कैंपेन में बहुत एम्बिशियस थे, बहुत जोश वाले थे, लेकिन क्या अब जब एग्जीक्यूशन का नंबर आएगा, रेंट फ्रीज, ट्रांजिट फ्री यानी कि बस फ्री, चाइल्ड केयर, जितने भी उन्होंने वादे करे, ये बहुत चैलेंजिंग है। बजट है उनके पास, स्टेट लेवल अप्रूवल्स है, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है, वहां पे इकोनॉमिक्स का प्रेशर है, ये सब एक सिंबॉलिक इंपैक्ट भी देता है। उनका इलेक्शन मल्टीपल कम्युनिटीज के लिए इंस्पिरेशन है। अगर हम बात करें कि न्यूयॉर्क और अमेरिका खुद में वो इमिग्रेंट्स को घर देता है, वो मुस्लिम्स को पनाह देता है, वो साउथ एशियंस को पनाह देता है, यंग प्रोग्रेसिव वोटर्स हैं वहां पे जो पहले पॉलिटिक्स में अंडर रिप्रेजेंटेड फील करते थे। पूरे न्यूयॉर्क या यूएसए की अगर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को समझे इस मूव के बाद, उनके विन का मतलब है सिटी का एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा शेक तो हुआ है, ट्रेडिशनल मशीन का इन्फ्लुएंस कम हुआ, प्रोग्रेसिव सर्ज बढ़ी है, यानी कि प्रोग्रेसिव सोच की तरफ बढ़े हैं। 34 साल का आदमी, 34 साल के जोरान ममदानी अब न्यूयॉर्क की कमान संभालेंगे। अगर बैकलैशेस की बात करें, जोरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले ही सोशल मीडिया पे बज़ बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि अगर जोरान ममदानी आते हैं एज अ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क तो हम उनकी फंडिंग कट करेंगे, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग कट करेगा। अगर अब चेंज की बात करें तो प्रॉमिस तो है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई रहेंगे ममदानी से। अगर डिलीवरी स्लो हुई तो डिसअपॉइंटमेंट और क्रिटिसिज्म बढ़ सकता है, ये जाहिर सी बात है। न्यूयॉर्क सिटी का जो मॉडल है उस पर सबकी नजर होगी। क्या एक प्रोग्रेसिव सिटी मेयर को एक्चुअली जो उन्होंने बड़े सपने दिखाए हैं वहां की आवाम को इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान, क्या 34 साल के मेयर वो पूरा कर पाएंगे, या ये सिर्फ नेशनल पॉलिटिकल डिस्क्लोजर रह जाएगा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही आज हमने जानने की कोशिश करी जोरान ममदानी की कहानी, एक यंग इमिग्रेंट, हेरिटेज वाइज प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन का राइज, जिसका नाम न्यूयॉर्क सिटी के हिस्ट्री में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। उनकी जीत सिर्फ एक इलेक्शन जीतने की बात नहीं, एक नए एरा का सिग्नल है। ये डायरेक्ट रिपब्लिकन पार्टी को एक संदेश है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कमजोर नहीं है। प्रॉमिसेस करना एक बात होती है, उनको निभाना, लोगों के जो उनको आपने सपने दिखाए उनको पूरा करना एक अलग ही बात होती है। लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आएंगी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी। दुनिया में ऐसी चीजें, और खासकर एक पॉलिटिशियन की जिंदगी में ऐसी चीजें बहुत नॉर्मल है। न्यूयॉर्क के लोगों का यकीन अब इस बात पर लिखेगा कि ममदानी और उनकी टीम, जो उनकी टीम उनके अंडर काम करेगी, उन प्रोमिसेस को क्या वो निभा पाएंगे या वो सिर्फ प्रोमिसेस बन के रह जाएंगी। हमारी नजर अब जनवरी 1, 2026 पे होगी, जब वो ऑफिशियली अपना मेयर का ऑफिस संभालेंगे, पद पे बैठेंगे। तभी ये पता चलेगा कि चेंज का प्रॉमिस सिर्फ स्लोगन था या एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फिलहाल बात साफे में इतना ही। आप हमारे को अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शंस हमारे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए सोशल मीडिया पे। हम उन सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, जिस तरीके से यश ने पूरे मामले को आपको अच्छे से समझा दिया, आपको बताया जोरान ममदानी कौन है और कैसे ये 111वें मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के, और इनका मेयर बनना कोई आम बात नहीं है। इससे बहुत से लोग हैरान हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस कैटेगरी में आते हैं जो कि बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया था, उनको ये पसंद नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि जोरान ममदानी यश कि भाई ये बन जाएं, मेयर बन जाएं, और अगर ये बन जाएंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक तो पहले मैं बता दूं कि 34 वर्षीय ये हैं, 91 में ये पैदा हुए, युगांडा में इनका जन्म हुआ। उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं,
लेकिन इतना खुश नहीं होना है कि इंडियन डिसेंट के हैं तो ये नहीं कि भाई बहुत प्रो इंडियन ये हैं। भारत में तो बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई भारत के समर्थन में बोले ये बात जरूरी नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ट्रेडिशन विचारधारा जो है उनकी वो रहती है, और ये एक अपने अलग रुख के लिए जाने जाते हैं कि ये भाई बदलाव करना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे बदलाव कि लोग डर रहे हैं। अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जहां पर ये कहा जा रहा था कि लोग छोड़ के चले जाएंगे अगर ये मेयर बन जाएंगे, लेकिन अब तो ये बन गए तो क्या वाकई वो छोड़ के चले जाएंगे? अब क्यों छोड़ के चले जाएंगे, उसमें शायद जो तर्क हो सकता है, क्योंकि हम हर किसी की बात को, गीतू भी है मेरे साथ हैं, यश भी हैं हमारे साथ भी हैं, मीनाक्षी भी है, लेकिन इसमें अलग अलग तर्क जो है वो ये रहेंगे कि ये रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और ये जनता यानी गरीबों के लिए वाली जो गरीब जनता है उनके हित की बात करने के लिए यहाँ पर मेयर बने हैं और ये अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। तो क्या इसमें एक एलीट वर्ग जो है वो यहाँ पर प्रताड़ित होगा, शोषित होगा, या फिर उनके टैक्सेस उन पर ज्यादा लगेंगे, या फिर उनको ये झेलनी पड़ेगी मार? ये बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत हम कर चुके हैं न्यूज रूम में, अब आगे की बात गीतू पहले आप फिर बात। बिल्कुल, देखिए शिवम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि आखिर क्योंकि इन्होंने जिन मुद्दों के साथ ये लोगों के बीच पहुंचे थे उसमें यही था कि कामगार वर्सेस जितने भी बिजनेसमैन हैं और बड़े अमीर लोग जो हैं, तो कुल मिलाकर छोटे वर्ग की बात इन्होंने की। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि क्या जो अमीर है या फिर जो एलिट्स हैं उन पर कोई प्रेशर आएगा, टैक्स का प्रेशर अगर हम बात करें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो मदद करना चाह रहे हैं वो एक छोटे वर्ग की करना चाहते हैं, जो कि कुल मिलाकर जिनकी जॉब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं। और ये बड़ी समस्या थी क्योंकि कनाडा में, और लगातार उनकी बात कोई कर नहीं रहा था, और शायद यही वजह रही थी यस जिसके चलते इनको काफ़ी लोकप्रियता मिली, लोगों ने इन्हें सुना। साथ ही साथ ये हर भाषा में बात करने की एक काबिलियत रखते हैं, कम से कम हिंदी में और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया लोगों के बीच जाके, वो एक अंदाज सबको बहुत पसंद आया। और छोटे वर्ग की बात की, ज़्यादातर लोगों ने सुना, खासतौर से जो लोग वहाँ पर रेंट पर रहते, एक बड़ी समस्या है लोगों की रहने के लिए, तो वो भी एक इनका मुद्दा रहा है। और हर वो ज़रूरत की चीज़ जो एक आम इंसान को, एक छोटे वर्ग को चाहिए, उसकी बात ये करते हुए नजर आए। लेकिन फंडिंग कहाँ से होगी, कैसे ये जो वादे ये कर रहे थे उसे पूरा किया जाएगा, तो उसमें एक जो बड़ी उम्मीद थी वो इनको आ रही थी एलीट से या फिर उन बिजनेसमैन से जिनके पास अच्छा खासा बिजनेस है, तो टैक्स का लोड वहाँ पर बढ़ सकता है, जो इन्होंने सुझाव दिया है कि हम जो टैक्स हैं उनसे ज़्यादा लेंगे। यश, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सही कह रहे हैं शिवम भी कि क्या लोड पड़ता हुआ नजर आएगा उन एलीट्स पर या उन बिजनेसमैन पर जो अब तक जो टैक्स दे रहे थे उसमें बढ़ोतरी उन्हें देखने को मिल सकती है। देखिए, बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे बात हो रही है ममदानी वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप और ममदानी की पॉलिसीज एक दूसरे को एकदम विपरीत हैं एक दूसरे से। ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, पूरे यूएस में एक प्रोपोगंडा फैलाया गया, पूरे यूएस में, पूरे वर्ल्ड में इमेज ऐसी बनाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप हैं तभी यूएस का भविष्य सिर्फ यूएस मेड इन अमेरिका हो पाएगा। लेकिन जो बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार ने कुछ काम नहीं किया। ममदानी, जैसा कि बताया गया, अभी शिवम ने आपको बताया, 111वें मेयर हैं, लेकिन वो पहले मुस्लिम मेयर हैं। ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ा एक वो स्टेटमेंट इटसेल्फ है। और सबसे बड़ी बात, काफी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सामने आ रही है बात कि न्यूयॉर्क में लगभग 80 लाख की पॉपुलेशन है। 80 लाख की पॉपुलेशन के बाद अगर वहां पे ऑलमोस्ट 9.75% यानी कि 7,75,000 लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब हम शहर छोड़ देंगे, हम यहाँ की रेजिडेंसी छोड़ देंगे, और 25 लाख लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमें प्लान करना पड़ेगा। ये सब वो डेवलपिंग स्टोरीज है। आज हम रात के 10:30 बजे इस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि अभी जब वहां मॉर्निंग, इस टाइम आफ्टरनून चल रही है न्यूयॉर्क में, तो क्या पता काफी लोग, क्योंकि ये पहला दिन है जब न्यूयॉर्क के मेयर आज ममदानी बन के निकले हैं और सड़कों पे निकलेंगे, वो अपना प्रोपोगंडा या फिर अपना, आप उनको प्रचार बोल सकते हैं जो उन्होंने किया। आपने बोला न्यूयॉर्क में रेंट सबसे ज्यादा है। न्यूयॉर्क वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज है पूरे वर्ल्ड में। वहां पे उनका जो एजेंडा था पूरे कैंपेन के दौरान कि हम फ्रीज कर देंगे रेंट को, कि रेंट का जो स्लैब है हम वो बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? और जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, ट्रंप ने सीधा सीधा बोला है कि अगर ममदानी वहां पे मेयर बनते हैं तो मैं फंडिंग को रोकूंगा, मैं फंडिंग पे कमजोरी लाऊंगा जितनी अभी तक चल रही है। क्योंकि न्यूयॉर्क में लोग, जैसा बताया, 85 लाख है, न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन ज्यादा है, न्यूयॉर्क के खर्चे ज्यादा है, इंडियन ओरिजिन के बहुत लोग हैं, एशियन ओरिजिन के बहुत लोग हैं। क्या पता उनकी वजह से ममदानी आज मेयर बने हो। ये सारी बातें धीरे धीरे समय में निकलेंगी जब सारे पोल्स निकल के आएंगे कि कहां से कितनी वोटिंग हुई। लेकिन मीनाक्षी, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा मूव है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये देखें कि
50.4% जो वोटिंग है वो ममदानी के हिस्से आई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर गेम हो जाता है। और जब वो जीत जाते हैं तो उन्हें सुनने के लिए किस तरीके से बाहर लाइन लग जाती है वहाँ पर। वो हालांकि बॉलीवुड का गाना ज़रूर बजाते हैं, लेकिन जैसा कि शिवम ने भी ये बात कही कि हर कोई उस तरीके से भारत को नहीं देखता, भले ही वो मीरा नायर के बेटे हैं, लेकिन आखिरकार उनकी इस पूरी रणनीति के पीछे की वजह क्या रही, आखिरकार वो क्यों न्यूयॉर्क में रह करके वहाँ के लोगों को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का एक दिलचस्प किस्सा भी है। इसके पीछे का दिलचस्प किस्सा कुछ इस तरीके से है कि जब वो क्वींस में रहते थे, और अभी भी वो सबसे बड़ी बात है यश कि अभी भी वो वहाँ पर किराए के मकान में ही रहते हैं, उसके लिए बाकायदा $2000 से ज्यादा का किराया चुकाते हैं। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी समस्या भी यही है। यही वजह है कि वहां पर लोगों को घर बार बार बदलने पड़ते हैं या घर से निकलने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन 2020 में जब वहां पर क्वींस के एस्टोरिया से वो चुने गए स्टेट असेंबली के मेंबर के रूप में, तब भी उन्होंने सबसे पहला कार्य यही किया था। उनका सबसे पहला दावा यही था कि जो लोग रहते हैं उन्हें हम घर से निकलने नहीं देंगे, और क्वींस में रह करके उन लोगों की उन्होंने मदद की थी। और आते ही जैसे ही वो इस चुनाव में आते हैं, सबसे पहले यही वादा कर देते हैं कि किसी को भी अपना मकान नहीं छोड़ना होगा। उनके पीछे की जो रणनीतियां रही हैं उसे भी समझिए, क्योंकि ये तैयारी कोई आज की पहले की नहीं थी। इसकी तैयारी अगर आप देखेंगे तो उनकी तरफ से बस को 1 साल के लिए फ्री कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि पूरे तरीके से अब ये जो सेवा है वो मुफ्त रहने वाली है। तो इस तरीके के जो कदम हैं स्टेट असेंबली के मेंबर के तौर पर उनकी तरफ से उठाए गए थे। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा जो वोट्स उन्हें मिले हैं इस मेयर इलेक्शन वोटिंग में, वो सबसे ज्यादा टीचर, होटल ट्रेडर, नर्सेज उन लोगों ने दिए जो कि डे टू डे 8 to 5 वाली जॉब, 9 घंटे वाली जॉब करते हैं। उनमें किराएदारों के नाम भी होंगे, किराएदारों के नाम होंगे, क्योंकि स्वयं आपने बताया कि वो खुद किराए में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बसेस का किराया जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, फ्री ट्रैवल हो जाएगा, और ऐसा लगता है मीनाक्षी ये बहुत बड़ा कदम है कि आपको एक तो जहाँ पर आप रह रहे हैं किराए के मकान पर उसमें थोड़ी सी आपको रियायत मिलेगी। दूसरा ये कि आपका ट्रैवल अगर जीरो हो जाता है, यानी कि जो भी कन्वेंस आपका लगता है उसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, तो कुल मिलाकर एक की मदद होगी। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अपीलिंग है वही लगता है। दूसरा ये कि जिस तरह से प्रचार किया गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई है, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहे हैं, तो इससे देखकर ये लगता है कि जो पूरी यहाँ पर ममदानी की वो बिल्कुल सही रास्ते पर चलती गई और एक तरह से उन्हें जीत हासिल हुई है। और 50% से ज्यादा अगर वोट मिले तो लोकप्रियता का अंदाजा भी आप लगा सकती है कि कितने यहाँ पर ये चहेते बन गए थे। और ये देखिए छोटे वर्ग से 1 to 1 कनेक्ट करते थे, वो भी इनकी एक शैली रही है जिसके चलते इनको बहुत ज्यादा लोकप्रियता भी मिली। और अब देखना होगा लेकिन काम कितना ये कर पाते हैं, जितने वादे किए थे उन पर खरा उतरते हैं कि नहीं। शिवा, एक बात है कि बहुत से लोग बहुत उत्सुक हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं, ममदानी को हीरो बनाने में तुले हुए हैं, तो बड़ा थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ये ममदानी कोई हीरो नहीं है, इनके बारे में बड़ी क्लैरिटी रख लीजिए। बीजेपी के लिए पहले इनकी सोच क्या है वो भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप सब पढ़ें, उसके बारे में जानें। मास मर्डर बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गुजरात दंगों की बात करते हैं, राम मंदिर को लेकर इनके विचार बहुत घटिया हैं, इन्होंने उसको भी डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क का सेलिब्रेशन बताते हैं। यानी कि जो भारत की संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जो किया गया, हमारी न्यायपालिका के द्वारा जो किया गया, उसको ये दरकिनार करके अपने प्रोपेगेंडा को उठाने का प्रयास ये कर रहे हैं। और एक वर्ग है, एक मीडिया है, मैं तो ये भी कहूंगा वेस्टर्न मीडिया का एक सेक्शन है जो कि उनको बहुत ग्लोरीफाई करता है और उनकी इस एक एक्सट्रीमिस्ट सोच को बहुत दबाने का प्रयास जो है वो भी करता है। क्योंकि पहली बात आप समझिए कि वो इजराइल के भी अगेंस्ट हैं, फिलिस्तीन के वो समर्थक हैं, समर्थक भी इस तौर पर वो फिलिस्तीन और बेंजामिन नेतन्याहू को पीएम मोदी से जोड़कर देखते हैं इस तरीके से। यानी कि सारा कुछ गलत जो हो रहा है या तो वो भारत में हो रहा है या इजराइल में हो रहा है, और सब कुछ अच्छा जो हो रहा है वो फिलिस्तीन में हो रहा है, या वो एक पिक्चर ये भी है। ये भी हमें समझना चाहिए। खैर ये बात अच्छी है कि भाई वो आम जनमानस की बात करते हैं कि भाई रेंट फ्रीज हम कर देंगे, हम बसों का किराया कम कर देंगे या फिर हम टैक्सेस बढ़ा देंगे। शिवम, ये सब जीत के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, पॉपुलिस्ट मेजर्स कहा जाता है इसको। लोग वोट करेंगे, आपको भी कोई कहेगी तो कि भाई आपका मैं पैसा यहाँ माफ कर दूं या हमारा किसी का, तो लोग कहते हैं कि नहीं, क्या पता हमारे हित की बात की जा रही है। लेकिन उसके पीछे का एजेंडा क्या है? ट्रंप इसी से तो डरते थे। ट्रंप जो डर रहे हैं वो इसी चीजों से डर रहे थे। अब ट्रंप क्योंकि इनकी जीत हो गई है, अब ट्रंप इसमें क्या करेंगे, कर तो कुछ सकते नहीं है, लेकिन नुकसान क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ये सोचने वाला बात है। पॉपुलिस्ट मेजर के तौर पर मुझे तो लगता है जोरान ममदानी अगर जीते हैं तो कोई बहुत, लेकिन शिवम यहाँ पे न्यूयॉर्क में अगर कोई हिंदू जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए किस तरह से ये चुनौती बन सकते हैं? क्या हिंदू विरोधी काम ऐसा करेंगे कि उनकी नजरों से उतरेंगे? जैसे कि आप बता रहे हैं वामपंथी सोच है इनकी और एंटी मोदी भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि
ये भारत के लिए उस तरह की सोच रखेंगे या हिंदुओं के प्रति नहीं, जब तक भारत में नरम- बीजेपी रहेगी, पीएम मोदी रहेंगे, तो फिर वो सब कुछ बुरा है, मतलब उनके हिसाब से ये एक ही सोच है। एक चीज ये भी होती है कि आपने अभी पीएम मोदी का जिक्र किया, एंटी पीएम बोला, जो भी उनके स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, मुझे ऐसा लगता है जो उनके चैलेंजेस है कि कैंपेन में सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो इंडिया की हो, बाहर की हो, सब अपने कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें से अधिकतर चीजें सच हो पाती हैं। खासकर अगर हम यूएस पॉलिटिक्स की हिस्ट्री देखें, आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा नहीं है। फ्लोरिडा का जो कैपिटल इनकम है, जीडीपी है, वो बहुत एंटरटेनमेंट और हॉलीवुड पे रिलाई करता है। न्यूयॉर्क का किस पे रिलाई करता है? वो करता है बिजनेस पे, वो करता है मार्केट पे, वो करता है ट्रेड में। अगर वो इतने सारे टैक्स में रिफॉर्म लाते हैं तो मुझे लगता है पहली बात तो इकोनॉमिस्ट ही वहां पे, और वहां जो बड़े बड़े बिजनेस हब्स बैठे हैं, इलॉन मस्क तक का ऑफिस वहीं पर, यानी कि टेस्ला का ऑफिस भी यहाँ न्यूयॉर्क में है। अगर उन सबको ये डिस्टर्ब करते हैं या फिर अपने इंप्लीमेंटेशन एकदम तुरंत लाने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता पहली बात तो वो वायबल और फीजिबल प्लान है, वो 1 सेकंड में नहीं लागू किया जा सकता। दूसरी बात, क्या उनके वादे इसमें फेल हो जाएंगे? क्योंकि ट्रंप के अगेंस्ट, जैसा कि आपने बताया शुरुआत में, कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ममदान आते हैं, लेकिन ट्रंप है रिपब्लिकन, और अगर ट्रंप अपनी टिप्पणियों पे बने रहे और ट्रंप को अगर सुप्रीम कोर्ट वहां का उन्हें रिहा देता है टैरिफ वाले मामले में आज, तो मुझे लगता है ट्रंप का अगला जो टारगेट होगा वो सीधा ममदानी होने वाले हैं कि कुछ भी करके इनकी सरकार को फॉलो आउट कराना है, मेयर का री-इलेक्शन कराना है, क्योंकि ट्रंप ऐसा ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो ट्रंप वर्सेस ममदानी में मुझे ऐसा लगता है मीनाक्षी कि ट्रंप कहीं ना कहीं अभी हल्का भारी उनका पलड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल, आप देखेंगे ना आने वाले वक्त में बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही वो चुनाव जीते हैं, मंच पे आते हैं, तो सबसे पहले कहते यही है कि ट्रंप को जिस शहर ने पैदा किया, अब उसी ने दिखाया कि उन्हें कैसे हराया जाता है। और मैं 4 शब्द बोलूंगा, ये उनके शब्द थे कि मैं 4 शब्द बोलूंगा, आप मुझे देख रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम जरा अप कर लीजिए। तो ये उनके शब्द थे। जैसा कि शिवम ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा वो भारत को सपोर्ट करते हुए, हमारी नीतियों को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं। साथ ही वो इजराइल को, क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से तो पूरा सपोर्ट है, खुलकर सपोर्ट है। इजराइल के राष्ट्रपति बार बार आकर के ये मंचों पर कह भी चुके हैं। उनकी जो नीतियाँ होती हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी होती हैं कि इजराइल के साथ वो किस तरीके से खड़े हुए हैं। अब इजराइल को लेकर के जो एनजीओ को फंड मिल रहे थे न्यूयॉर्क में, खासकर उन एनजीओ के फंड को इनकी तरफ से रोकने की बात कही गई थी कि आप इजराइल को, इस जो आप एनजीओ है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो फंड उन्हें ना मिले ताकि वो सपोर्ट इजराइल तक ना पहुंचे। तो ये भी है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका के अंदर रहते हुए इजराइल को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो वो प्रिय हो जाते हैं ममदानी। क्या आप सपोर्ट नहीं करते, आप हमारी ही नीतियों के अनुसार चल रहे हैं, तो ठीक है, आगे बढ़िए। और चाहते हैं लोग वहाँ की ट्रंप के बीच में, ममदानी के बीच में क्लैशेस देखने को मिले, ताकि आगे आने वाले वक्त में जो न्यूयॉर्क है उसकी कायापलट हो सके, ये उनके हिसाब से। लेकिन ट्रंप सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि वो फंड रोकेंगे। बिल्कुल, मैं एक बात यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि इनको फंडिंग कहाँ से हुई है। इस्लामिस्ट आउटफिट, एक कायर नाम का जो है, जिसको काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस कहा जाता है, इन्होंने $1 लाख जो है न्यूयॉर्कर्स को दिया है लोअर कॉस्ट के लिए, पीएसी की तरफ से, पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी, जोहरान ममदानी को सपोर्ट करने के लिए। ये कैर की तरफ से दिए गए फंड हैं, यूनिटी एंड जस्टिस फंड इसको कहा जा रहा है। गिफ्ट है ममदानी को, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया गया, एक $25,000 का दिया गया 30 मई को, फिर $75,000 का दिया गया 16 जून 2025 को। तो ये आपको ये वर्ड्स बड़े क्लियर होने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू लॉबी कहा जाता है कायर को, काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की अगर बात की जाए। और कौन सा नारा देते हैं ममदानी, वो कहते हैं ग्लोबलाइज द इंतिफादा। तो ये इस तरीके के उनके बयान है। और आप देखिए, मैंने कहा था वो टाइम स्क्वायर पर आते हैं, वो किस तरीके का भाषण वो देते हैं, और साथ साथ वहां पर जनता किस तरीके के वहां पर नारे लगाते हैं। हिंदुओं को लेकर जो अपशब्द कहा जाता है वो भी बड़ा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। लेकिन उसके बाद वो मंदिर जाते हैं। अब वो मंदिर जाते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, तो ये पब्लिक स्टंट है, बिल्कुल ये ड्रामा है जो उन्होंने किया। अब वो जीत गए तो ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, भारतीय ओरिजिन है, मुबारकबाद आपको। ये तो बिल्कुल। और शिवम, ये माना जाए कि अगर वाकई आप ऐसा कह रहे हैं और फंडिंग जिस तरह से इनकी हुई है और सीधे तौर पर भारत विरोधी, मैं तो आर्टिकल्स, मतलब नहीं उन्हीं आर्टिकल्स के जरिए, तो ये माना जाए कि भारत, क्योंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भारतीय मूल के हैं, मीरा नायर के बेटे हैं, तो लेकिन यहाँ पर उम्मीदें उतनी नहीं जगनी चाहिए जितना कि हम सोच रहे हैं कि भारतीय मूल के हैं तो मोदी सरकार के लिए वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त देश में हम देख रहे हैं, आप भी खुद बता रहे हैं और आर्टिकल्स भी लगातार ही बता ही रहे हैं कि एंटी मोदी उन्होंने कमेंट्स किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत पॉजिटिव नहीं हम सोच सकते हैं। मेरे को लगता है वो बायस्ड हैं। अब उनके मन में ये है कि गुजरात दंगा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी है, अगर राम मंदिर बनाया तो ये गलत है। जो आदमी अगर नेता है और पहले से बायस्ड है और उसके रैलियों पर अगर एंटी हिंदू नारे लगते हैं
और जो राम मंदिर को गलत बता रहा है, फिर तो हमारी वजह से हम तो क्या उसका स्वागत करें, क्या कुछ कहें। बाकी जीत गए, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें वोट अच्छा, आते हैं। आपने शिवम जिन बातों का जिक्र किया कि उन्हें फंडिंग कहाँ से मिली, लेकिन उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था जो उन्होंने वहाँ पर दाखिल किया था, और उसमें तमाम तरीके के दावे भी उनकी तरफ से किए गए। वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ के जो पोस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि जब वो अपने एस्टोनिया के अपार्टमेंट में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो उनके पास खुद की कार भी नहीं है। यानी एक पब्लिक स्टंट तो ये भी मान सकते हैं कि खुद की कार नहीं है, और वो अपने काम पर जाने के लिए, चुनाव के कार्यक्रम प्रचार में जाने के लिए मेट्रो का उपयोग करते हैं। मेट्रो से आप जाएंगे, आप रूबरू होंगे, कनेक्ट होंगे लोगों से, आप सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। मेयर वो भी न्यूयॉर्क सिटी का, तो इट्स अ बिग थिंग। तो नहीं, मैं तो मीनाक्षी, कहता हूँ हाँ, जो आदमी एक गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, नहीं, तो ये भी एक पिक्चर तरह है। से ये देखिए ना। देखिए बहुत ड्रामे होते हैं। इसको क्या मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहूँ फिर गलत नहीं बिल्कुल, और ये हाँ। कह सकते हैं दो- चुनावी फंडा है कि आपको ऐसा दिखाना है कि आप देखिए कितने आप आम आदमी हैं, बिल्कुल। आप कनेक्ट हो पाएंगे, आदमियों लोगों से के बीच connect ही जाएंगे। वैसे हाँ। हो रहे हैं वो। तो ये तरीका है उनका। और दूसरा, जैसे कि रैपर रहे हैं, अच्छे से मतलब की चीजों को अभिव्यक्त कर देते। पहले उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मीनाक्षी, और शायद उसका फायदा उनको हो भी गया है। सोशल मीडिया के जमाने में बहुत जरूरी है युवाओं तक पहुंचना। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत शायद वहीं से की, और रैपर के सबसे तौर पर। यंगेस्ट मेयर भी बने हैं, 34 वर्षीय सबसे यंगेस्ट मेयर बने हैं। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे हम और भी बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी खबर है जो आने वाले समय में सिर्फ उठेगी, और इस खबर के बारे में पूरी दुनिया बात करेगी कि कौन है ज़ोहरान ममदानी, 34 साल के पहले मुस्लिम मेयर जो पहली बार पिछले 100 वर्षों में इतने यंगेस्ट मेयर बने न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर के। फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया डेली पे चलता रहेगा।